14 और 15 जुलाई के दरमियान से एक तहरीक जो है बांग्लादेश के अंदर शुरू हुई। स्टूडेंट्स जो थे ढाका यूनिवर्सिटी और चिटागोंग यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि आवाज़ उठाना शुरू की कि बांग्लादेश के अंदर एक इंतहाई ज़ालमाना किस्म का जो है कोटा सिस्टम राइज था। पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस के लोग, फ़ौज के लोग लोगों को, औरतों को मार रहे हैं, सड़कों पे घसीट रहे हैं, उनको बाकायदा रैम्प कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के नीचे। शेख हसीना वाजिद जो है वो मशहूर है कि उसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स या जुडिशल किलिंग्स जो हैं वो की हैं। अब जब गवर्नमेंट जॉब के ऊपर भी 56% वो लोग हावी हैं जो कि मुक्ति बहानी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनका ताल्लुक़ रहा है, तो या उनके डिसेंडेंट्स हैं, तो पीछे जो 44% लोग रह जाते हैं, ज़ाहिर है उनके अंदर फिर एक फ्रस्ट्रेशन और एक एजिटेशन आती है। बांग्लादेश को एज आइडियल जो है वो यहाँ पे पेश किया जाता है बहुत सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू। उनके लिए ये जो एजिटेशन है, ये मूवमेंट है, ये बहुत बड़ा सवाल का निशान भी है और उनके लिए एक सबक भी है। 14 और 15 जुलाई के दरमियान से एक तहरीक जो है बांग्लादेश के अंदर शुरू हुई। उसकी पहले से ही एजिटेशन एक चल रही थी, हल्की फुल्की सिमर कर रहा था मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, उसके ऊपर बात हो रही थी। लेकिन इस महीने की 15 से दोबारा इसके ऊपर जब बातचीत शुरू हुई, इसके ऊपर काम शुरू हुआ और इसके ऊपर लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की, तो वो एक बहुत बड़ी जो मुल्की तहरीक है, नेशनल तहरीक है, नेशनल मूवमेंट है, उसके अंदर तब्दील हो गई। और उसके अंदर हुआ क्या कि बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स जो थे ढाका यूनिवर्सिटी और चिटागोंग यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि आवाज़ उठाना शुरू की कि बांग्लादेश के अंदर एक इंतहाई ज़ालमाना किस्म का जो है कोटा सिस्टम राइज था और उसको उन्होंने कहा कि इसको रिपील किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। वो ज़ालमाना सिस्टम जो है वो क्या था, उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। उसकी डिटेल बहुत कम लोगों को यहाँ पे शायद मालूम है और उसकी वजह यह है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ 30% का कोटा जो है उसका शायद कोई मामला था। ऐसा नहीं है, उसके बाद आगे जाके हम आपको बताते हैं। लेकिन उसके दौरान यानी जो पिछले 10-15 दिन है क्या हुआ, वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ़ कर देता हूँ। इस वक्त तक तकरीबन कोई 174 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 2500 के करीब जो हैं वो लोग जो हैं इस वक्त अरेस्टेड हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ इमेजेस आ रहे हैं जिसके अंदर पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस के लोग, फ़ौज के लोग लोगों को, औरतों को मार रहे हैं, सड़कों पे घसीट रहे हैं, उनको बाकायदा रैम्प कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के नीचे। तो ये जो एक पूरा जुल्म है वो सामने नज़र आ रहा है कि शेख हसीना वाजिद की जो रजीम है वो किस तरीके से इस सारे मामले को लेके चल रही है। इसकी एक तारीख़ है, वो भी मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा बताता हूँ कि वो तारीख़ जो इनके वालिद साहब यानी जो शेख हसीना के वालिद हैं, मुजीब साहब, शेख मुजीब साहब, जिनको पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा हीरो बना के पेश करती है, उन्होंने इस चीज़ का बीज बोया था और क्यों बोया था और उसकी वजह से वो कत्ल भी हो गए थे। जो अभी तक लोग मारे गए हैं और जो सारा कुछ हुआ है, उसके बाद फिर इस संडे को जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया जी कि हम इस पूरे कोटा सिस्टम को उठा के 5% के ऊपर ले आते हैं और लोगों को जो है इसके अंदर, बाकी जो लोग हैं उनको भी हम इसके अंदर हक़ देते हैं। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी जो इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ है वो शेख हसीना की तरफ से नज़र नहीं आया। उल्टा शेख हसीना ने बयानात दिए हैं जिसके ऊपर एजिटेशन कुछ ज़्यादा हो गई थी। वो ये था कि जब इन्होंने ये बात उठाना शुरू की और ये कहना शुरू किया कि ये कोटा सिस्टम जो है ज़ालमाना है, तो उसने ये कहा अपने एक तकरीर के अंदर कि ये वो लोग हैं जो कि 1971 के अंदर फ्रीडम फाइटर्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे और ये वो उस वक़्त के रज़ाकार हैं, यानी इनको गद्दार वतन जो है वो करार दे दिया उसने। उसके बाद फिर उसने ये भी बात की कि इनको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये उसने अभी तक कोई क्लियर नहीं किया। लेकिन वो कहती है मैं जुडिशल एक्टिविटी जो है वो इन्वेस्टिगेशन मैं करूँगी और उसके ऊपर मैं इसको लेकर आऊँगी। ऑलरेडी शेख हसीना वाजिद जो है वो मशहूर है कि उसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स या जुडिशल किलिंग्स जो हैं वो की हैं और बाकायदा एक हिट लिस्ट जारी की हुई है बांग्लादेश की इस गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर पाकिस्तान के साथ जो लोग 1971 के अंदर खड़े थे उनको उसने चुन चुन के टारगेट किया और उनको उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। बहुत से लोग सेल्फ एग्जाइल के अंदर बैठे हैं, बहुत से लोग अभी पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। 2-3 लोगों से तो मैं भी मिल चुका हूँ जो कि समझते हैं कि जब भी वो बांग्लादेश वापस जाएंगे उनको शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो पिक कर लेगी और उसके बाद उनको फांसी चढ़ा दिया जाएगा। तो शेख हसीना मेरा ख्याल है वही काम इस वक्त इस स्टूडेंट मूवमेंट के साथ, जिसको स्टूडेंट्स मूवमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है ये स्टूडेंट जनरल बॉडी एक है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने स्टार्ट की थी। उनको भी वो उसी कैटेगरी के अंदर लेके जाके उनको थ्रेट देना चाह रही है कि अगर तुम लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ या इस कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ बात की तो तुम लोगों को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करके, रज़ाकार डिक्लेयर करके हम फांसी के तख्ते तक भी पहुंचा सकते हैं। और जैसे कि उसने ऑलरेडी 174 लोगों को तो ऑलरेडी शहीद कर दिया है,
तो वो मेरा ख़्याल है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी और हेजिटेट नहीं करेगी कि वो बाकी लोगों को भी इसी तरीके से तख्तेदार तक ले जाए। अब ये 30% कोटा है, इसके ऊपर भी बात करने से पहले मैं आता हूँ कि बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बात पाकिस्तान के अंदर की जाती है और बाकायदा एक आइडियल के तौर पे पेश किया जाता है कि बांग्लादेश और उसका मॉडल जो है वो पाकिस्तान के लिए आइडियल है। एक तो आपको ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश का टोटल जो रकबा है वो पाकिस्तान के एक सूबे जितना है और पाकिस्तान ज़ाहिर से काफ़ी बड़ा है इस हैसियत में। उसके अलावा बांग्लादेश जो है उसकी टोटल आबादी जो 17 साढ़े 17 करोड़ है। उसमें डिवीजन्स हैं कुछ और डिवीजन्स के फिर आगे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सूबों वाला सिस्टम वहाँ पे मौजूद नहीं है, इसीलिए जो कोटा सिस्टम है वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया था पूरे बांग्लादेश के अंदर और उसके अंदर वो लोगों को पिक करते थे और फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लेकर आते थे। कोटा सिस्टम क्यों था? क्योंकि बांग्लादेश का जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना ज़्यादा फ्लॉरिश नहीं किया और उसकी वजह से ये हुआ था कि जो ऑटोमेशन भी आ गई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर उनके, उसकी वजह से जो उनकी स्किल्ड लेबर थी स्पेशली ख़वातीन की, वो भी बहुत हैवीली इफेक्ट हुई और अनएम्प्लॉयड हो गई। तो 78% के करीब ये स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इनकी बनती है पूरी पॉपुलेशन की, तो ज़ाहिर है उनके लिए भी एक इशू था। अब ये जो शेख मुजीबुर रहमान ने रखा था एक कोटा सिस्टम, और उस वक्त उसने ये किया था बड़ा स्मार्टली कि 56% के करीब उसने ये कोटा सिस्टम रखा था, 30% नहीं 56% जो है वो क्या था, यानी 56% वो ये था कि 30% उसके अंदर से डायरेक्टली वो लोग थे जिन्होंने डायरेक्टली मुक्ति बाहिनी के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी, फ्रीडम फाइटर्स बने थे, अवामी लीग के लोग थे और उनको शेख मुजीब का ज़रा उसने सपोर्ट किया था। तो वो लोग या उनके जो डिसेंडेंट्स हैं यानी उनके बच्चे या उनके ग्रैंड चाइल्ड, वो इस कोटा सिस्टम के थ्रू जो है वो आ सकते हैं गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर। इसी तरीके से 10% उसमें से वो लोग हो गए जो कि ख़वातीन को उसने कहा कि जी कि हम ले लेंगे, और उसके बाद फिर 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ को और 5% कुछ और लोग थे। तो ये तकरीबन कुछ 56% के करीब लोग जो बनते हैं ये वो लोग हैं जो कि उसने वो लोग रखे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुक्ति बानी को सपोर्ट करे थे। नो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मुजीब ने ये बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल पावर खेली थी, पॉलिटिकल गेम खेली थी कि 56% के करीब लोग जो है वो अगर बांग्लादेश का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो निज़ाम है, उसके पर आके हावी हो जाए, तो पीछे 44% जिनको वो मेरिट के ऊपर लेने की बात भी कर रहे हैं, उसमें से किसको मेरिट पे लेते हैं किसको नहीं लेते, करप्शन का हमें पता है कि इस पूरे साउथ एशिया के अंदर कैसे चलती है और किस तरीके से लोग उसके अंदर इंडक्ट होते होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी तरह के लोग होंगे। तो जो बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ और एथनिसिटीज़ जो कि अवामी लीग से या मुक्ति बाहिनी से शायद डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं रखती, उनको इसने किस तरीके से जाके इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट किया होगा। और इसी तरह की कुछ पॉलिसीज़ थी और ये जो खुला हाथ दिया हुआ था मुक्ति बानी को, उसी जैसे शेख मुजीब जो हैं वो अपने दौर इक़्तिदार के चंद साल बाद ही जो है उनको जाके कत्ल कर दिया गया था, उनकी पूरी फैमिली समेत। इसलिए अगर हम देखा जाए अब ये कितना ये क्यों इम्पैक्ट कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो बाकी लोग हैं, उन्होंने इसलिए किया कि जब प्राइवेट सेक्टर फ्लॉरिश नहीं कर सका, जब बिज़नेस फ्लॉरिश नहीं करा, जब इन्फ्लेशन हाई हो रही है, 29% के करीब जैसे मैंने कहा कि उधर इस वक्त पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है ड्यू टू द ऑटोमेशन फैक्टर इन प्राइवेट सेक्टर। तो उसकी वजह से लोगों को फिर एक ही नज़र आता है कि यार ये जो गवर्नमेंट जॉब हैं ये ज़्यादा सिक्योर जॉब होती हैं। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं वो ज़ाहिर है फिर चाहते हैं कि जितनी भी कोशिश हो सके एक सिक्योर जॉब जो है उसको हम एक्वायर कर लें, सिवाय उन लोगों के जो ब्रेन ड्रेन के थ्रू बाहर चले जाते हैं। बाकी लोग ज़ाहिर चाहेंगे कि वो गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा बने। अब जब गवर्नमेंट जॉब के ऊपर भी 56% वो लोग हावी हैं जो कि मुक्ति बानी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनका ताल्लुक़ रहा है, तो या उनके डिसेंडेंट्स हैं, तो पीछे जो 44% लोग रह जाते हैं, ज़ाहिर उनके अंदर फिर एक फ्रस्ट्रेशन और एक एजिटेशन आती है। और यही चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स ने बेसिकली शुरू की थी कि भाई हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, डिग्रीज़ लेते हैं, तो हर बच्चा बाहर भी नहीं जा सकता, हर बच्चा प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब भी एक्वायर नहीं कर सकता, हर बच्चे के पास ये भी फैसिलिटी मौजूद नहीं होती कि वो बिज़नेस कर सके या बिज़नेस एक्यूमेन नहीं होता। तो उसके बाद फिर एक ही फैक्टर ऐसा रह जाता है कि आप बेसिकली जाके अपने आप को गवर्नमेंट जॉब के अंदर किसी ना किसी तरीके से जो है वो इंक्लूड करें, उसके अंदर घुसें और उसके अंदर अपनी जॉब को सिक्योर करें। और जब वो रास्ता भी बंद हो जाता है और उसके ऊपर भी 56% वो लोग हावी होते हैं जो किसी न किसी तरीके से उस मुल्क की भागदौड़ को अपने हाथ में रखना चाहते हैं और पॉलिटिकली सबको सप्रेस रखना चाहते हैं, एक जिसे कहते हैं कि अनसीन किस्म के पैराडाइम के थ्रू एक डिक्टोरियल किस्म का जो रजीम है उसको वो इस्टेब्लिश रखना चाहते हैं, तो फिर ज़ाहिर है ये इस तरह के जो मामलात हैं वो इरप्ट होते हैं। इसका पाकिस्तान के साथ बहुत से लोग मुवाजना करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया ताकि लोगों को पता हो कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के मामलात बहुत कम मौजूद हैं और कोटा सिस्टम के मसाइल रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन
उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर आपको इस तरह की एजिटेशन इसलिए नज़र नहीं आती कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सिस्टम इन सबको अकोमोडेट करने पे कादिर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला थोड़ा कहीं ना कहीं चल भी रहा है। प्राइवेट सेक्टर भी पाकिस्तान का अभी अंदर स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द इकनॉमिक फैक्टर, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर में इतनी डेप्थ है कि लोगों को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। और फिर जाहिर है पाकिस्तान के पास इतना स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड से ज़्यादा स्किल्ड लेबर इतना होता है कि वो एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। अभी कल की खबर है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ये जो बढ़ रही है अभी, ये अब लाइबिलिटी नहीं रही, ये बाकायदा एक केस स्टडी नहीं लाइबिलिटी, बल्कि नाउ इट्स टर्निंग इनटू एन एसेट कि पाकिस्तान की अगर पॉलिसी बेहतर रहती है तो इस लेबर को, इस पॉपुलेशन को बाकायदा पाकिस्तान जो है वो अब ट्रांसफॉर्म कर सकता है इनटू सम काइंड ऑफ एसेट। तो ये तो खैर पाकिस्तान की बात हो गई। जो मैंने बीच में एक बात की थी कि बांग्लादेश को एज आ आइडियल जो है वो यहाँ पे पेश किया जाता है बहुत सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू। उनके लिए ये जो एजिटेशन है, ये मूवमेंट है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है और उनके लिए एक सबक भी है। 1971 के मामलात को जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया, पढ़ाया गया, बताने की कोशिश की गई कि शायद उस वक्त शेख मुजीब कोई बहुत बड़ा हीरो था, आप देखें कि उसके पॉलिसीज़ की वजह से इस वक्त बांग्लादेश के अंदर क्या हालात हैं। आप देखेंगे इस वक्त वहाँ पे पॉवर्टी क्या गुल खिला रही है। आप देखें कि वहाँ के लोग किस तरीके से इस छोटे से खिते में जो कि आपके एक सूबे के जितना बनता है, उसको किस तरीके से जो है उन लोग उधर वहाँ पे एक औरत जो है वो किस तरीके से लेके चल रही है, उसकी जो बेटी है। आप देखेंगे उसने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ क्या किया, उनको तख्तादार के ऊपर किस तरीके से लटकाया। और अभी इन स्टूडेंट्स को भी जो कि इसके ऊपर एजिटेशन करना चाह रहे हैं, जो उसके ऊपर आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, उनको वो किस तरीके से टेररिस्ट डिक्लेयर करके उनको भी ये थ्रेट दे रही है कि मैं तुम लोगों को तख्तादार तक ले जाऊंगी। बल्कि उसमें से तकरीबन 250 के करीब लोगों को उसने पिछले 8-10 दिनों के अंदर ही मार भी दिया। तो ये बांग्लादेश की कहानी है। बांग्लादेश की कहानी इतनी ग्लॉसी या इतनी कॉस्मेटिक नहीं है जितना कि यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको बना के पेश करती हैं। मेरा ख्याल है कि अभी पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड हिस्टोरियंस हैं उनको भी इस चीज़ के ऊपर आना चाहिए कि बांग्लादेश के जो मौरूज़ी हालात हैं, यानी जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स वहाँ पर हैं, जो सिनेरियो है वहाँ पे, उसको ज़रा सामने लेकर आएँ, उसको ज़रा तारीख़ से जोड़ें कि शेख मुजीब की पॉलिसीज़ क्या थी और क्यों वो कत्ल हुआ था, और उसके बाद बताएं अपने लोगों को और अपने बच्चों को कि ये बांग्लादेश एक सक्सेस स्टोरी थी या इट्स स्टिल अ फेलियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।